हाँ, तो लास्ट लेक्चर में आपको पता है हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में बात की थी, और आज जो हम बात करेंगे वो अगली ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड। ठीक है भाई, पैराथायरॉइड। पैरा का मतलब पीछे, पृष्ठ भाग में, और थायरॉइड। तो पैराथायरॉइड क्या है? यह ग्रंथि थायरॉइड के प्रत्येक पिंड के पीछे होती है। इसके 4 पिंड हैं। यह लाल रंग की होती है। ठीक है, 1 मिनट इंक डाल लेता हूं उसमें। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट है इसके बारे में। अब मुख्य बात ये आती है कि यह पैराथार्मोन हार्मोन का श्रावण करती है। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से जो शब्द याद करना, जो लाइन याद करनी है, अभी इतनी करनी है कि भाई जो पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि पैराथार्मोन हार्मोन का श्रावण करती है। ठीक है, ये मुख्य लाइन है। पैराथायरॉइड कौन सा हार्मोन श्रावित करती है? पैराथार्मोन। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हार्मोन की हो गई। मैं यहां पे लिख दूं कि पैराथायरॉइड जो ग्रंथि है उससे जो मुख्य हार्मोन स्रावित होता है वह कौन सा है? पैराथार्मोन। अब बात ये आती है कि इसका कार्य क्या है पैराथार्मोन का। तो कार्य क्या होता है कि यह फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि तथा ब्रकनल का व आंत्र द्वारा कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करता है। देखिए, हमारी जो नेक्स्ट ग्रंथि चल रही है वह है पैराथायरॉइड ग्रंथि है। ठीक है, पैराथायरॉइड जो ग्रंथि होती है वह मुख्य रूप से पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावण करती है। एक बात तो ये होगी। सेकंड बात कि भाई ये पैराथार्मोन क्या कार्य करता है, ये हम देख लेते हैं। तो ये क्या है कि पैराथार्मोन फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि, मतलब फॉस्फेट को तो शरीर से बाहर निकालता है और कैल्शियम के अवशोषण को करता है। याद रखो, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन था थायराइड ग्रंथि का, वह कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता था और फॉस्फेट के अवशोषण में। बात समझ में आ रही है? तो पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं दोनों, है ना। तो कैल्शियम के अवशोषण का कार्य करता है पैराथार्मोन, जबकि कैल्शियम के उत्सर्जन के लिए कार्य करता है कैल्सिटोनिन। क्लियर है बात? तो ये तो इसका क्या हो गया? कार्य हो गया। अब हम देख लेते हैं अल्प श्रावण से
रोग कि भाई अगर पैराथार्मोन का अल्पस्रावन हो तो कौन सा रोग हो सकता है। तो हम यहां में लिख सकते हैं पहला रोग हाइपो कैल्शियमिक टेटेनी, अल्पस्रावन से। ठीक है भाई, हाइपोकैल्शियमिक टेटेनी। तो ये क्या है, अगर इसका अल्पस्रावन हो तो कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिससे पेशियों में जकड़न व ऐंठन के दौरे पड़ने लगते हैं। और नेक्स्ट है अतिस्रावन से रोग। तो अतिस्रावन से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है, इसमें कैल्शियम के अधिक हो जाने से यह अस्थियों से रक्त में आ जाता है, जिससे अस्थियां भंगुर, खोखली हो जाती है। ठीक है भाई, तो देखिए ये है हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि। और इस पैराथायरॉयड ग्रंथि में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हार्मोन। तो हम ये बोलेंगे कि पैराथायरॉयड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। दूसरी बात, इस हार्मोन का क्या कार्य है, तो हम ये लिखेंगे कि यह फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि तथा वृक्कनलिका व आंत्र द्वारा कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करता है। सिंपल सी मैं बात ये कहूं कि फॉस्फेट को तो बाहर निकलवाता है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि भाई यदि पैराथार्मोन का स्रावन कम हो रहा है शरीर में तो क्या डिजीज हो सकती है। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, हाइपोकैल्शियमिक टेटेनी। हाइपोकैल्शियमिक, देखो हाइपो का मतलब कम, किसका, कैल्शियम का। देखो सिंपल सी बात है कि पैराथार्मोन कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करता है। भाई यदि अवशोषण होगा तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा ही तो बढ़ेगी शरीर में, है ना। लेकिन यहाँ तो हम अल्पस्रावन की बात कर रहे हैं। तो पैराथार्मोन जब कम स्रावित होगा तो कैल्शियम की कमी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि उसका उत्सर्जन होता रहेगा, अवशोषण नहीं होगा। तो जैसे ही कैल्शियम की कमी आ जाती है तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, और जो मांसपेशियां होती हैं वो कैल्शियम की सहायता से ही कार्य करती हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, पेशी की क्रियाविधि हमने देखी थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था। तो कैल्शियम की कमी आ जाती है जिससे पेशियों में जकड़न और ऐंठन के दौरे पड़ने लगते हैं, जिस डिजीज को हम हाइपोकैल्शियमिक टेटेनी कहते हैं। बात समझ में आ गई, कौन सी डिजीज है हाइपोकैल्शियमिक टेटेनी, कब हो रही है,
जब पैराथार्मोन का अल्प श्रावण हो। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब हम बात करें भाई कि यदि पैराथार्मोन का अतिश्रावण हो तो क्या होता है। तो पैराथार्मोन के अतिश्रावण से एक डिजीज हो जाती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये क्या डिजीज है भाई कि देखो, यदि पैराथार्मोन ज्यादा है तो कैल्शियम का अवशोषण अत्यधिक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा ना तो वह कैल्शियम अस्थियों से निकलकर रक्त में आ जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, चलो मैं बाद में बताऊंगा। कार्य में एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है वो ना, इस पर ध्यान दीजिए अभी कि यदि पैराथार्मोन का अतिश्रावण हो जाए तो श्योर कैल्शियम ज्यादा होगा। आप खुद सोच सकते हैं इसको। अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो वह अस्थियों से रक्त में आ जाएगा और जैसे ही अस्थियों से कैल्शियम निकलेगा अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, टूटने जैसी प्रवृत्ति की हो जाएंगी, उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे और इस डिजीज को हम क्या बोल देते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब अस्थि, पोरोसिस का मतलब छिद्र होना। तो अल्पश्रावण से हाइपोकैल्सियमिक टिटेनी और अतिश्रावण से ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा मैं कार्य में एक बात और बता रहा था कि एक कार्य और है इसका, यह है विटामिन डी का संश्लेषण कर अस्थि मजबूत बनाता है। मैं आपको कई बार बता दिया है कि एकमात्र ऐसी विटामिन जो हमारी बॉडी के द्वारा संश्लेषित होती है वो विटामिन डी है। और मैं आपको बता दूं, इस साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, कि त्वचा द्वारा निर्मित विटामिन, त्वचा द्वारा निर्मित विटामिन कौन सी है? तो वो विटामिन डी है। ठीक है, हमारी त्वचा में अरवेस्टोल नाम की कोशिकाएं होती हैं जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर विटामिन डी का संश्लेषण करवाती है। विटामिन डी हमको सूर्य से डायरेक्ट नहीं प्राप्त होती। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनती है, प्रेजेंस होती है सूर्य की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये हमारी बात हुई कौन सी ग्रंथि के बारे में? पैराथायरॉइड ग्रंथि के बारे में। क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी पैराथायरॉइड, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि है ये तो है पैराथायरॉइड। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, तो थाइमस क्या है? यह है हृदय के आगे ट्रेकिया के पास स्थित होती है। ठीक है, यह है वृद्धावस्था में तंतु रूपी रह जाती है। हार्मोन थाइमोसिन कार्य प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, सेकंड जनन ग्रंथियों का परिपक्वन। देखो, जो हमारी थाइमस ग्रंथि है
टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण केंद्र। तो आप जरा ध्यान समझो थाइमस ग्रंथि के बारे में कि ये जो थाइमस ग्रंथि होती है वह हृदय के आगे ट्रेकिया के पास स्थित होती है। देखो ये हमारा हार्ट है यहाँ पर, तो इस जगह पर हमारी श्वास नली भी जा रही है और ये हमारी उरोस्थि अस्थि है। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? थाइमस ग्रंथि है। इस थाइमस ग्रंथि के बारे में एक बहुत ही रोमांचक पॉइंट है। वो क्या है कि यह एक ऐसी एकमात्र ग्रंथि है जो आयु के साथ साथ आकार में या आयु के साथ साथ घटती हुई जाती है। तो जो व्यक्ति वृद्ध होते हैं उनमें यह ग्रंथि मात्र एक धागे समान रह जाती है। मैं ये कहूं कि लुप्त हो जाती है, बहुत छोटी रहती है, ठीक है। और जो बाल्यावस्था में ये बड़ी होती है। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों होती है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो थाइमोसिन स्रावित होता है, थाइमोसिन। और इस थाइमोसिन का कार्य क्या है कि एक तो यह प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है थाइमोसिन, और जनन ग्रंथियों का परिपक्वन, दो इसके कार्य हैं। इस ग्रंथि को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिरक्षा अंग कह सकते हैं या टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र। अब एक पॉइंट जरा ध्यान से समझना कि प्रतिरक्षा तंत्र का जो निर्माण है वो हमारी दो लिम्फोसाइट बी और टी, बता भी दिया है मैंने 24 पाठ में रक्त परिसंचरण में। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दोनों हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, है ना। तो ये जो टी लिम्फोसाइट थी इसका जो परिपक्वन होता है वो कौन सी ग्रंथि में होता है? थाइमस में। और ये टी लिम्फोसाइट ही हमारे किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षा का। तो हम इस थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षांग या टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कह सकते हैं। अब वृद्ध जो लोग होते हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र कैसा होता है? कमजोर होता है। होता है कि नहीं होता? तो आप समझ गए होंगे क्यों कमजोर होता है। क्योंकि वृद्ध लोगों में ये जो ग्रंथि होती है वो लगभग लुप्त होने के कगार पर आ जाती है, तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं रहता। बात समझ में आ गई? तो हमें थाइमस ग्रंथि के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है। मोस्ट पॉइंट कि एक तो यह वृद्धावस्था में तंतु रूपी रह जाती है, इससे थाइमोसिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट, यह प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण और जनन ग्रंथियों का परिपक्वन कराता है। और थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा अंग या टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये हमारी दो ग्रंथियां और हो गई हैं, एक तो पैराथायरॉइड और एक थाइमस। नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि है ये सिंपल सी ग्रंथि है, छोटी छोटी सी। नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि है वह है अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं ना, पैनक्रियाज। अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। देखो अग्नाशय के बारे में हमने जो संरचना थी वो पाचन तंत्र में पढ़ ली थी कि भाई इस प्रकार की आकृति की होती है, इसमें ये 3 कोष्ठकें होती हैं। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो अग्नाशय जो होता है ग्रहणी के मध्य स्थित होता है, होता नहीं होता? सबसे लंबी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि है। जो अग्नाशय है वह शरीर की सबसे लंबी और मिश्रित ग्रंथि होती है, दोनों ही जानते हैं आप। देखो सबसे छोटी ग्रंथि प्यूस या पीनियल, सबसे बड़ी बहिस्रावी यकृत
और सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड, और सबसे लंबी कौन सी है? अग्नाशय। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करें, इसकी जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, और जो वजन होता है वो 85 ग्राम होता है। इसका जो वजन है वो 85 ग्राम होता है, और जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर होती है ना। चलिए, इसमें आपको पता ही है ना, अग्नाशय में लैंगरहैंस की कोशिकाएं हमने पढ़ी थी, अल्फा बीटा गामा या डेल्टा कोशिका पढ़ी थी ना। 3 कोशिका पाचन तंत्र में पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए, अब हम डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं। ये अग्नाशय है, तो अग्नाशय में हमने कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आप सभी जानते हैं। अब हम डायरेक्ट बात कर देते हैं हार्मोन की। ठीक है भाई, कि अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पहला हार्मोन ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन हम जानते हैं कि यह अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। चलो यहां लिख देता हूं मैं अगेन, यह अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट, यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। सेकंड है इंसुलिन। यह बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है तथा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। थर्ड है सोमेटोस्टैटिन। यह ग्लूकागोन व इंसुलिन के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है भाई, देखिए अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि में हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? हार्मोन पढ़ने, कि भाई इस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हमको पता है अग्नाशय से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन ग्लूकागोन, दूसरा हार्मोन इंसुलिन, तीसरा हार्मोन सोमेटोस्टैटिन। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ग्लूकागोन एक एक इनके कार्य को हम देख लेते हैं। तो ग्लूकागोन क्या है कि ग्लूकागोन अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। एक तो अल्फा कोशिकाओं से,
और यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। बहुत मुख्य बात है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था जब यकृत के कार्य बताए थे, तो यकृत के कार्य में ना ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का जिक्र हुआ था। तो सुन आप, ये रुधिर वाहिनी है और ये हमारा यकृत है, ठीक है भाई। तो होता क्या है कि रुधिर में जो ग्लूकोज होता है, पहले इंसुलिन की बात में बता रहा हूं, इंसुलिन की, रुधिर में ग्लूकोज था जो भोजन के पाचन के दौरान आया था। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, इंसुलिन, यह इंसुलिन रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर कर देता है यकृत में। कहां पर, यह है ग्लाइकोजन। ये काम था किसका, इंसुलिन का। क्या कि रक्त में जो ग्लूकोज था उसको चेंज कर दिया ग्लाइकोजन में और स्टोर कर दिया किसमें, यकृत में। क्यों कर दिया, आवश्यकता पड़ने पर इस ग्लाइकोजन को दोबारा काम में लिया जा सके। या जब आप भूखे रहते हैं, मैंने आपको कई बार बताई ना ये बात, कि जब हम व्रत रखते हैं या भूखे रहते हैं तो ये स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन ही हमारे लिए काम आता है। तो इंसुलिन बताइए क्या कर रहा है, इंसुलिन रक्त में से ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है ना। अच्छा, अब हुआ क्या कि भाई आवश्यकता हमको पड़ी, हमने भोजन नहीं किया, ग्लूकोज नहीं आया रुधिर में, तो हुआ क्या कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है, वह ग्लूकागोन इस ग्लाइकोजन को अगेन चेंज कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। कौन, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इन दोनों के अपोजिट कार्य हैं, ग्लूकागोन के और इंसुलिन के। कैसे हैं अपोजिट, ग्लूकागोन तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है, और ग्लूकोज कहाँ आ रहा है भाई, रक्त में। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है कौन, ग्लूकागोन। जबकि इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को चेंज कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इन दोनों के कार्य हैं, अपोजिट कार्य। बहुत सिंपल है, देख रहे हो कि ग्लूकागोन तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस बता रखा है मैंने, नियोजेनेसिस, हमेशा ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है। लेकिन यदि ग्लूकोज प्रोटीन और वसा से भी बन जाए तो उस विधि को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और जब तुम और पदार्थों से ग्लूकोज बना रहे हो तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ही तो बढ़ेगी। तो ये कार्य किसका है, ग्लूकागोन का। तो ये पढ़ के देखो आप एक बार कि यह अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है, यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। सेम इंसुलिन है, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तथा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर, ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। सिंपल सी बात है। सोमेटोस्टेटिन ये तीसरा हार्मोन है जो गामा या डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका ये कार्य होता है कि दोनों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है,
तो ये थे हमारे अग्नाशय से स्रावित 3 हार्मोन। बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे ये, ग्लूकागोन और इंसुलिन। तो दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना कि किसका क्या कार्य है। तो ये तो हुए हार्मोन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई अल्पस्रावन से और अतिस्रावन से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे अल्पस्रावन से रोग। तो रोग में सबसे पहले रोग जो है, जो आप सभी जानते हैं, मधुमेह है ना। तो सिंपल सी बात है, इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे ग्लूकोज की जिसे हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। यह ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है, जिसे डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। सेकंड है पॉलीयूरिया। इसमें जल अधिक हो जाता है, जिससे बार बार मूत्र आता है। पॉलीडिप्सिया इसमें मूत्र के साथ जल अधिक निकलता है, जिससे रोगी को प्यास लगती है। और एक है कीटोसिस। वसा के अपूर्ण विखंडन से एसीटोन जमा हो जाने से व्यक्ति कोमा में चला जाता है। देखिए, हार्मोनों का अल्पस्रावन हो जाए तो मुख्य रूप से 3-4 डिजीज हमको यहाँ पर पढ़नी है, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजीज है वो अकेली डायबिटीज या मधुमेह है। ठीक है। तो भाई यदि इंसुलिन हार्मोन का अल्पस्रावन हो, अब आप समझदार हैं, अगर इंसुलिन का अल्पस्रावन हो रहा है तो इंसुलिन का फंक्शन क्या था? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। लेकिन यहाँ तो इंसुलिन ही कम है, तो बताओ रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का। और यह ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं क्यों। आपके रक्त में ग्लूकोज ज्यादा है, और जब ये रक्त छनेगा नेफ्रॉन में, तो मुझे बताइए
ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज छनेगा कि नहीं छनेगा, तो मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर निकलेगा। इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, डायबिटीज बोलेंगे, मधुमेह बोलेंगे ना। पॉलीयूरिया कि इसमें क्या होता है कि जल का उत्सर्जन अधिक होता है, अवशोषण कम होने लग जाता है, तो जल ज्यादा हो जाता है जिससे बार बार मूत्र आता है। पॉलीडिप्सिया में मूत्र के साथ साथ जल के निकल जाने से शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात बॉडी में पानी की कमी हो जाती है जिससे व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। और कीटोसिस कि इन हार्मोनों के कम हो जाने से वसा का विखंडन नहीं हो पाता, और वसा का अपूर्ण विखंडन होता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के स्थान पर एसीटोन अम्ल बन जाता है। एसीटोन एक पदार्थ है, एक रसायन होता है एसीटोन, और एसीटोन बनने से क्या होता है, वह व्यक्ति कोमा में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमें रोग पढ़ने थे जो किसकी वजह से हो रहे हैं, अल्पस्रावन की वजह से। इसमें आप स्पेशली डायबिटीज को ही पढ़ लेना, बाकी कोई खास मोस्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हुई अल्पस्रावन से। अब एक बात देख लेते हैं, अतिस्रावन से रोग। तो हालांकि रोग इसमें नहीं दिए, एक पॉइंट दिया हुआ है कि यदि इंसुलिन अधिक स्रावित हो तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इससे व्यक्ति थकान व बेचैनी महसूस करता है ना। देखिए, यदि इंसुलिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हो तो भाई ये तो रक्त में से ग्लूकोज को कम करता था, लेकिन अब ज्यादा स्रावित हो रहा है तो पूरे मतलब रक्त में ग्लूकोज की अत्यधिक ही कमी हो जाएगी, क्योंकि पूरे को ग्लाइकोजन चेंज कर देगा। तो ज्यादा कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो का मतलब कम, और हाइपोग्लाइसीमिया होने से क्या होता है, व्यक्ति थकान का एहसास करता है और बेचैनी महसूस करता है। ठीक है, तो ये जो थी आज हमने 3 ग्रंथियां की हैं, पैराथायरॉइड, थाइमस और अग्नाशय। ठीक है, मोस्ट ग्रंथि है सभी इस चैप्टर की, कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो कल के लेक्चर में शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अभी हमारी 3 ग्रंथियां अधिवृक्क, वृषण और अंडाशय बची हुई हैं, कल इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो तीनों ग्रंथियों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, देखो एक बार मैं इनको रिवाइज करा दूं। पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन निकलता था ना। क्या कार्य था, फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि और कैल्शियम के अवशोषण में, और विटामिन डी का क्या करता था, निर्माण करता था, है ना। अगर पैराथार्मोन का अल्पस्रावन हो तो कौन सी डिजीज, हाइपोकैल्सेमिक टेटेनी, और अगर अत्यधिक स्रावन हो तो ऑस्टियोपोरोसिस।
ऐसे आपको लिस्ट बना लेनी है इनकी। बात समझ में आ रही है। फिर हमने देखी थी कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। थाइमस क्या थी, एक तो यह है वृद्धावस्था में डोरी के समान रह जाती थी, है ना। इससे हार्मोन कौन सा निकलता था, थाइमोसिन हार्मोन। किससे, थाइमस ग्रंथि से। और इसका कार्य क्या था, मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र बनाना, है ना। और आपसे ये पूछा जाए कि भाई वह कौन सी ग्रंथि है जो टी लसिकाणुओं का परिपक्वन करती है, तो वो भी कौन सी है, थाइमस ग्रंथि है। बात समझ में आ गई। इन दोनों ग्रंथियों से 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। आपसे हार्मोन पूछ ले या उसके कार्य पूछ ले, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लेता है कि विटामिन डी के संश्लेषण में कौन सी ग्रंथि भूमिका निभाती है, तो कौन सी निभाती है, पैराथायरॉइड निभाती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप इसको याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है। अग्नाशय में अभी हमने बात की है कि भाई 3 हार्मोन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन। ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों को कार्य देख लेना। इंसुलिन का कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का कम करना, और ग्लूकागोन का रक्त में शर्करा की मात्रा को अधिक करना। पूछ लेता है वो कार्य, है ना, कि वह कौन सा हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। तो आराम से कर सकते हैं ना। चलिए, तो इसी प्रकार आप ग्लूकागोन को भी याद रखना कि भाई ग्लूकागोन क्या होता है। और ग्लूकागोन हमको पता ही है, जो रक्त में क्या करता था, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता था। तो यहाँ से वो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से इनको समझ लेना, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।